हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने कल की क्लास में या पिछले क्लास में स्टार्ट किया था रेप के प्रोविजंस। तो हम पढ़ रहे थे रेप की डेफिनेशन, जो हमारी कंप्लीट तो नहीं हो पाई थी। जो बेसिक चीज हमने इसके बारे में पढ़ी थी वो ये थी कि पहला तो हमने ये देखा कि जो इसका हिस्टोरिकल प्रोग्रेस रही है वो क्या रही है, जिनमें से मेजर 3 अमेंडमेंट हमने थोड़ा सा उन पे एक मतलब लाइट डाला था। ऐसा नहीं कि हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे कि 1983 में हुआ था, फिर उसके बाद हुआ 2013 में पोस्ट निर्भया, और फिर पोस्ट कठुआ रेप एंड मर्डर केस हुआ था पर 2018 में अमेंडमेंट हुई थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो बीएनएस में आपका रेप के रिगार्डिंग प्रोविजन है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अगर किसी लड़के के साथ जो 18 ईयर्स से कम का हो कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो आपको उसके लिए पॉक्सो की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेक्शन 63, 64 उससे डील नहीं करते। क्लियर है? फिर हम पढ़ रहे थे कि रेप में 4 ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो उनमें से कोई भी एक आपको पहले प्रूव करना होता है। पहला, या तो पेनिट्रेशन थ्रू पेनिस, जो माउथ में भी हो सकता है, वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ वुमेन। ठीक है। सेकेंड चीज, इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, माउथ उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। थर्ड, मैनिपुलेशन ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ दैट वुमेन ओनली, खुद का कोई बॉडी पार्ट यूज नहीं किया, लेकिन उस वुमेन के बॉडी पार्ट को इस तरह से आपने मैनिपुलेट किया कि वो इंसर्ट करे कहाँ पे, वेजाइना में, यूरेथ्रा में या एनएस ऑफ द वुमेन। ठीक है। और फोर्थ था एप्लीकेशन ऑफ द माउथ, कहाँ पे, वेजाइना, यूरेथ्रा या एनएस ऑफ वुमेन, और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या फिर उस लेडी से कह के करवाता है कि आप ऐसा करो। ठीक है। खुद से एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, खुद पैसिव पोजीशन पे है, लेकिन उस लेडी को कमांड दे रहा है कि आप ऐसा करो, या तो खुद के साथ या फिर किसी दूसरे पर्सन के साथ, मेल पर्सन के साथ। ठीक है। तो वो किस में आएगा? रेप के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन मैंने बताया कि पर्से रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस जो फर्दर 7 सर्कमस्टांसेस दे रखी हैं उनमें से कोई एक प्रूव ना हो जाए। तो पहला जिसमें था अगेंस्ट हर विल, ठीक है, कि उसकी विल के अगेंस्ट, इच्छा के विरोध, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगेंस्ट हर विल और विदाउट हर कंसेंट मोर और लेस वन इन द सेम टर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का एलिमेंट यूज रहता है। सेकेंडली मतलब इसमें कंपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे डेलिब्रेशन ज्यादा है। ठीक है। ये दोनों हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने विदाउट हर कंसेंट में पहला तो एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ी थी सेक्शन 63 की ही, जो क्या कहती है कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए। अनइक्विवोकल वॉलेंटरी एग्रीमेंट होना चाहिए, किसका? उस वुमेन के साथ। वो कैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए? बाय वर्ड्स भी हो सकता है, बाय जेस्चर्स भी हो सकता है, या फिर किसी भी तरह का वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहा हो जिससे उसने ये एग्री कर लिया हो कि वो पार्टिसिपेट करना चाह रही है उस सेक्सुअल एक्ट में, तो हम मानेंगे कि उसने कंसेंट दी है। अदरवाइज विदाउट हर कंसेंट में आएगा। सेकंड हमने चीज क्या पढ़ी कि जो कंसेंट है वहां उसकी डेफिनेशन हमने सेक्शन 28 के साथ भी रिलेट की, क्योंकि वहां पे भी ये बताया था कि कंसेंट में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं रहता। और वहां पे एक चीज ये दे रखी थी कि अगर आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कोई कंसेंट दी गई और जिसने कंसेंट ली है उसको ये नॉलेज है कि ये सामने वाली लेडी जो कंसेंट दे रही है वो या तो फियर की वजह से दे रही है या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से दे रही है, तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होती। दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस हमने पढ़ा था। क्लियर था यहाँ तक? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लोज पे। नेक्स्ट क्लोज क्या कहता है कि विद हर कंसेंट, इन चारों में से कोई भी एक काम हुआ। कैसे हुआ? विद द कंसेंट ऑफ दैट वुमेन। लेकिन जो कंसेंट थी, व्हेन कंसेंट ऑब्टेन्ड by putting her or any person on any person whom she is interested in fear of death or of hurt, उस लेडी ने कंसेंट दी है, लेकिन वो कंसेंट कैसे ली गई है? या तो उस लेडी को डेथ का या हर्ट का फियर दिया गया कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी या अगर आप किसी और के साथ ऐसा नहीं करोगी तो आपको मार देंगे या फिर आपको चोट पहुंचाएंगे। हर्ट का भी हो सकता है, हर्ट में ग्रीवियस हर्ट भी आएगा, और डेथ का भी हो सकता है फियर। अब वो फियर उस लेडी का खुद का भी हो सकता है या फिर
ऐसे किसी पर्सन का हो सकता है इन whom she is interested। तो उसको लगता है कि अगर इस इंसान को, जो मुझे अच्छा लगता है, वो उसका कोई फैमिली का रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन वो लेडी उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, उसको फियर में डाल दिया कि या तो इसको मार देंगे या हर्ट पहुंचाएंगे, ग्रेवियस हर्ट पहुंचाएंगे, अदरवाइज यू हैव टू कंसेंट फॉर दिस सेक्सुअल एक्ट। और इस फियर की वजह से वो लेडी क्या देती है, अपनी कंसेंट देती है, तो लो उसको कंसेंट नहीं मानेगा और ये एक्ट उनका रेप की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, विद हर कंसेंट, वही सेम चीज की कंसेंट तो है, लेकिन कंसेंट कैसी है, व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड, उस आदमी को पता है कि मैं इस लेडी का हस्बैंड नहीं हूं, ठीक है, एंड शी हैज गिवन कंसेंट बिकॉज शी बिलीव्स दैट शी इज अनदर मैन whom she is married और believes to be legally married, ठीक है। वो लेडी एग्री कर जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या फिर जो भी सेक्सुअल एक्ट है उसके लिए। क्यों कर जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो सामने वाला मेरे से परमिशन सीख कर रहा है, मेरी कंसेंट सीख कर रहा है, वो कौन है, वो इंसान है जिससे मेरी शादी हुई है, या उसको लगता है कि मेरी शादी हुई है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो लीगल टर्म्स में कंप्लीट शादी हुई हो, लेकिन वहां के सोसाइटी के हिसाब से जो उनका है कि वो सी बिलीव्स टू बी लॉफुली मैरिड। लेकिन जो पर्सन कंसेंट ले रहा है उसको ये पता है कि ही इज नॉट हर हस्बैंड, ठीक है। तो दोनों चीज प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली चीज कि कंसेंट तो थी लेडी की, लेकिन कंसेंट क्यों थी, क्योंकि उस लेडी को लगा या उस सामने वाले ने रिप्रेजेंट किया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, और उसको लगा कि ठीक है, ही इज द पर्सन whom he is married lawfully और believes herself to be married lawfully, ठीक है। लेकिन जो मैन है जो कंसेंट ले रहा है उसको पता है कि आई एम नॉट हर हस्बैंड, और वो जो कंसेंट दे रही है वो इसलिए दे रही है कि उसको ये लग रहा है कि मैं उसका हस्बैंड हूं। आज भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे लेडी को, मतलब जब शादी हो जाती है, इवन शादी के टाइम पे भी वो इतना सारा वेल रहता है, घूंघट रहता है, तो उसको नहीं पता होता, वो शक्ल नहीं देख पाती अपने हस्बैंड की। आज भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं। तो उन केसेस में क्या हो सकता है कि कोई और इंसान उसको उसके हस्बैंड की तरह रिप्रेजेंट करके उससे कंसेंट ले ले और उसके बाद उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्ट करे, तो वो रेप की डेफिनेशन में फॉल करेगा ही करेगा। क्लियर है? फोर्थ क्लोज। फिफ्थ सिचुएशन क्या है, विद हर कंसेंट, when at the time of giving such consent by reason of unsound mind, by reason of intoxication, or administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome some substance, and due to that she is unable to understand the nature and consequence of the act for which he has consented। कहने का मतलब क्या है कि उस लेडी की कंसेंट ली गई, लेकिन कब ली गई, कोई ऐसी लेडी है जो अनसाउंड माइंडेड है, तो क्या उसकी कंसेंट वैलिड कंसेंट है? उसको पता ही नहीं है कि किस चीज के लिए मैं कंसेंट दे रही हूँ, क्या उसका नेचर है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड लेडी है जो इतनी सेंसेस में नहीं है कि उसको ये पता लगे कि जो जिस चीज के लिए वो कंसेंट दे रही है उसका क्या नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस है। या फिर उस पर्सन ने जिसने कंसेंट ली है, उस मैन ने कोई ऐसा सब्सटेंस खुद से एडमिनिस्टर किया या किसी के थ्रू एडमिनिस्टर करवाया उसको, कोई ऐसा स्टूपिफाइंग सब्सटेंस जिससे वो इस सिचुएशन में आ जाए कि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि जिस एक्ट के लिए उसने कंसेंट दी है वो उसका क्या नेचर है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बहुत सारे रेप केसेस में आप देखते हैं कि उसको कुछ पिला के कहीं लेके गए, वहां पे रेप किया। तो ये क्या है, ये वही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टूपिफाइंग सब्सटेंस है जिसकी वजह से उसको नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस का पता ना लगे, ठीक है। तो भले ही उसने कंसेंट दी है लेकिन वो अनसाउंड माइंड लेडी है, भले ही उसने कंसेंट दी है वो इंटॉक्सिकेटेड है, भले ही कंसेंट दी है लेकिन वो उसको आपने एक ऐसा सब्सटेंस एडमिनिस्टर कर दिया है या करवा दिया है कि उसको यही नहीं पता कि जिस एक्ट के लिए कंसेंट दे रही हूँ उसका क्या नेचर है, क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो उन केसेस में ये कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं है, और अगर फिर वो पर्सन कोई इनमें से एक एक्ट करता है तो वो रेप की कैटेगरी में फॉल करेगा। क्लियर है? अब आते हैं सिक्स सिचुएशन पे,
with or without consent when the woman is under 18 years of age। अगर कोई वुमेन 18 साल से कम की है, मैंने कहा कि सेक्शन 28 आपका क्या कह रहा था कि थ्रू आउट द बीएनएस कंसेंट की जो एज है वो 12 इयर्स मानेंगे, लेकिन अगर कहीं पे अदरवाइज कुछ लिखा हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे अदरवाइज क्या लिखा हुआ है कि जो एज रिक्वायर्ड है वुमेन के कंसेंट की वो कितनी होनी चाहिए, 18 इयर्स होनी चाहिए। अगर ये एज मैंने बताया पिछली क्लास में आपको कि स्टार्टिंग से 18 साल नहीं थी, कभी ये 10 साल भी थी, फिर ये 12 हुई, फिर ये 14 हुई, फिर 16 हुई, और अब ये कितनी है, 18 साल है। अब अगर कोई लड़की 18 साल से कम की एज की है और वो कंसेंट दे देती है, तो लो ये मान के चलता है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको रीजनेबल थिंकिंग का नहीं, उसकी मेच्योरिटी इस लेवल की होती कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके। ठीक है, इसलिए उसकी कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, जब आप कॉन्टेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे भी आप कहते हैं कि मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करें तो भी हम क्या सीख करते हैं कि मेजर होना चाहिए। तो उसी तरह से जहां पे जब रेप के कंसेंट की हम बात करते हैं, तो अगर 18 साल से कम उम्र की वो वुमेन है, वो लड़की है, उस केस में उसने चाहे कंसेंट दे रखी है नहीं दे रखी है, टोटली इररिलेवेंट, टोटली इमेटेरियल। ठीक है, उसमें वो पर्सन लायबल होगा ही होगा, भले ही वो लड़की अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, क्योंकि लो ये मान के चलता है कि उसकी मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की नहीं है कि वो ये समझ पाए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स मेरे लिए ठीक है गलत है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विद और विदाउट कंसेंट, यानी कि कंसेंट इज इमेटेरियल। आपको सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है कि इनमें से कोई एक एक्ट हुआ था, और लड़की का एज प्रूफ कि वो 18 साल से कम उम्र की है। उसके बाद कंसेंट का टॉपिक आएगा ही नहीं, चाहे उसने कंसेंट दी भी है तो भी वो पर्सन क्या रहेगा, लायबल रहेगा। और लास्ट है सेवंथली, क्या है, व्हेन सी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। वो लेडी ऐसी है जो कंसेंट कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती, और वहां पे आप कहो कि इसने कंसेंट दी थी, तो उसकी कंसेंट जब वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही, मान लो कोई इतनी मेडिकली इल है, कोमा में है, या फिर किसी और सिचुएशन में है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती कंसेंट को, और फिर अगर उसके साथ आप कोई सेक्सुअल एक्ट करते हैं, कोई सेक्सुअल ऑफेंस, या फिर इनमें से कोई भी एक एक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रेप कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी एक्सप्लेनेशन। पहली एक्सप्लेनेशन सिंपल है कि वेजाइना इंक्लूड्स लेबिया मेजरा। सेकंड कंसेंट की हमने पढ़ ली। उसके बाद इसके साथ एक प्रोवाइजो अटेस्ट है। प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर किसी लेडी के साथ कोई ऐसी सर्कमस्टांस होती है और डिफेंस ये कह रहा है कि इसने रजिस्ट ही नहीं किया, इसने कोई मेरे को धक्का मुक्की करने की कोशिश नहीं की, किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, तो इसका मतलब कभी भी कंसेंट कंसीडर नहीं कर सकते हम। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको मेंटली इतना डोमिनेशन था कि वो सरेंडर सिचुएशन में थी। ठीक है, तो आपका जो प्रोवाइजो है वो यही कहता है कि अब्सेंस ऑफ फिजिकल रेजिस्टेंस डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट। अगर कोई फिजिकल रेजिस्टेंस लेडी ने नहीं किया, आपके साथ कोई धक्का मुक्की मारपीट ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कंसेंट थी। वो फिर भी ये कह सकती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कंसेंट थी किसी और कोजेंट एविडेंसेस, ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रोवाइजो ये कहता है। अब इसके बाद एक जो चीज हमने पढ़नी है वो है सेक्शन 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए। सेक्शन 120 बीएस से क्या कहता है, एक हमने कल पढ़ा था सेक्शन 117 बीएस से। वहां पे भी जो प्रिजम्पशन थी, मे प्रिज्यूम वाली, वो क्या कर रही थी, कल की क्लास में नहीं था, उससे पिछली क्लास में था। वो जो प्रिजम्पशन थी वो प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ घटा रही थी। ठीक है, कि क्रूअल्टी होती है, इल्जाम हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स पे है, 7 साल के अंदर डेथ हुई है, और शादी से पहले उसके साथ क्रूअल्टी होती है, तो उन केसेस में बाकी सारी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट में प्रिज्यूम कि हस्बैंड ने या उसके रिलेटिव्स ने ही उसके सुसाइड को अबेट किया है।
ये हमने 117 बीएससी कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं 120 बीएससी। ये क्या कहता है कि अगर किसी लेडी के साथ रेप हुआ और वो लेडी आके, वैसे तो किसकी ड्यूटी है ये प्रूव करना कि मेरे साथ रेप हुआ? प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि इनमें से कोई एक्ट हुआ, फिर ये भी प्रूव करे कि विदाउट माई कंसेंट हुआ। ठीक है, लेकिन सेक्शन 120 बीएससी क्या कहता है? सेक्शन 120 बीएससी ये कहता है कि अगर कोई लेडी कोर्ट में आती है और वो ये कहते हैं कि मेरे साथ रेप हुआ विदाउट माई कंसेंट हुआ, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, कोर्ट को मैंडेटरीली ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि इसकी कंसेंट नहीं थी। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे शिफ्ट कर जाएगा? अक्यूज्ड पे शिफ्ट कर जाएगा, डिफेंस पार्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, और वो ये प्रूव करेंगे कि कंसेंट थी। क्लियर है? शेल प्रिज्यूम, स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है किस पे? अक्यूज्ड पे। कोर्ट तो उसके ऑपोजिट प्रिज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 120 बीएससी क्या कर रहा है? उन जो रेप विक्टिम्स हैं या जो है नहीं लेकिन ऐसा कह रही हैं, जो भी है वो तो बाद में प्रूव होगा कि एक्चुअल में वो रेप सर्वाइवर्स हैं या नहीं है, उस केस में कोर्ट की मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो, अगर लेडी ये कह रही है कि विदाउट माय कंसेंट था, तो कोर्ट को शेल प्रिज्यूम करना पड़ेगा, प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि इसकी कंसेंट नहीं थी, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? डिफेंस पार्ट पे चला जाएगा। ये आपका सेक्शन 120 बीएससी जो ऐसी लेडीज की हेल्प के लिए है। ठीक है, उसके बाद इसमें दो एक्सेप्शन भी हैं सेक्शन 63 में। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर है तो उसमें इस चीज को आप रेप कंसिडर नहीं करेंगे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और या फिर पार्ट ऑफ बॉडी है जो इंसर्ट करना पड़ रहा है डॉक्टर्स को किसी मेडिकल प्रोसीजर के लिए, तो आप उसको रेप की कैटेगरी में नहीं लेके आएंगे। जैसे कि आजकल अल्ट्रासाउंड्स जो होते हैं, खासकर मैरिड वुमेन के केसेस में, वो सुपरफिशियल नहीं होते, मतलब ऐसे सरफेस के थ्रू नहीं होते, उसमें वेजाइनल इंसर्शन रहता है उस इक्विपमेंट का। तो क्या हम ये कह देंगे कि इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट एंड सो एंड सो? मेडिकल प्रोसीजर इससे एग्जेम्प्टेड है एक्सेप्शन वाले पार्ट में। ठीक, सेकंड जो एक्सेप्शन है वो क्या कहता है कि अगर इनमें से ये कोई भी एक्ट किसके बीच होता है? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होता है, और वाइफ की एज अबव 18 है। वाइफ की एज कितनी होनी चाहिए? अबव 18। तो उस केस में भी ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन 2 ऐसा कहता है। अब ये जो एक्सेप्शन 2 है, ये ऐसा नहीं है कि शुरू से ही इतना शांत रहा। हुआ था क्या कि पहले जब हम देखते थे 2017 से पहले, इसमें जो लिखा हुआ था वो ये था कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ या फिर इनमें से कोई भी एक एक्ट हुआ, तो पहली चीज तो इसमें कंसेंट का मैटर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैरिटल रेप तो इंडिया में क्राइम ही नहीं है। तो इवन इट वाज डन विदाउट हर कंसेंट, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो भी वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता। पहली चीज। सेकंड चीज क्या थी यहाँ पे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुआ, इंटरकोर्स हुआ या फिर इनमें से कोई भी सेक्सुअल एक्ट हुआ, और वाइफ बीइंग द एज ऑफ कितनी? 15 से 18। अगर 15 साल से ऊपर है वाइफ, तो भी ये किस में नहीं आ रहा था? ऑटोमेटिकली रेप की डेफिनेशन में नहीं फॉल कर रहा था। अब होता क्या है, केस आता है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि यहाँ पे जो एज है वो 15 साल है कंसेंट की, और बाकी जो रेप के केसेस हैं उनमें कंसेंट की एज कितनी है? 18 साल। क्या ये डिफरेंस कोई ऐसा डिफरेंस है जिससे कोई ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाह रहे हैं, या फिर ये वोलेशन है आर्टिकल 15 क्लोज 3 का, राइट टू इक्वलिटी का? क्योंकि अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन आर्बिट्रेरी नहीं है, और उसका कोई ना कोई नेक्सस है किसके साथ? द ऑब्जेक्ट यू वांट टू अचीव। ठीक है, अगर दोनों चीजें प्रूव हो जाती हैं कि आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आर्बिट्रेरी नहीं है, और सेकेंडली उसका कोई रीजनेबल नेक्सस है किसी गुड ऑब्जेक्टिव के साथ जिसको आप अचीव करना चाहते हो, तो आप वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कि अगर मैरिड वुमेन है तो 15 साल की
लड़की की कंसेंट भी कंसेंट हो जाएगी, और अगर वो अनमैरिड है तो वो 18 साल की उम्र में कंसेंट दे सकती है। क्या इनमें कोई एक्चुअल डिफरेंस इस तरह का है जो इंटेलिजिबल डिफरेंस हो? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक 15 साल की लड़की है, अगर उसकी शादी कर दो तो वो जल्दी मैच्योर हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा कि किस चीज की कंसेंट देनी है किसकी नहीं। क्या ही ट्रुथ है? इवन वो तो उससे भी ज्यादा विक्टिम है कि उसकी चाइल्ड मैरिज हुई है। सेकेंडली, हम मतलब ये रिपोर्ट्स कहती है, मैं नहीं कह रही, कि 15 से 19 साल की एज में जब किसी भी कोई भी लेडी किसी चाइल्ड को बर्थ देती है तो उस केस में उसकी जो डेथ के चांसेस हैं, बर्थ के टाइम जो डेथ हो जाती है लेडीज के, उनके चांसेस हाई रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस लेडी की 15 साल की उम्र में शादी होगी या उससे भी पहले होगी, तो पहली चीज तो वो चाइल्ड मैरिज फेस कर रही है, दूसरा उसको फिजिकली भी हार्म हो रहे हैं, और तीसरा उसको ये वाला प्रोटेक्शन भी आप नहीं दे रहे हैं। तो ये आर्टिकल 15 क्लोज 3 का भी वोलेशन है, ये आर्टिकल 21 का भी वोलेशन है। उसकी डिग्निटी, उसकी एस्टीम को आप डिफीट कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो, वोलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये इस वजह से इस डिफरेंस को हटाने के लिए इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस नो ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक लेजिस्लेटर इसको चेंज नहीं करती, हम यहाँ पे 15 जो दे रखा था आईपीसी में, उसको 18 पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा एक और कॉन्फ्लिक्ट था, जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने साइन कर रखे हैं उनका ही वोलेशन था। सेकंड, पोक्सो आ गया था 2012 में, और पोक्सो क्या कहता है कि अगर 18 साल से कम की लड़की के साथ, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मैरिड है अनमैरिड है, अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो वो किस में जाएगा, मतलब चाइल्ड के रिगार्डिंग, फिर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में जाएगा। ठीक है, तो अब पोक्सो कह रहा है कि मान लो किसी 16 साल के बच्चे के साथ उसका हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो पोक्सो कह रहा है कि उसने रेप किया है, लेकिन आईपीसी कह रहा है उसने रेप नहीं किया। तो पोक्सो और आईपीसी में भी कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पोक्सो जो था वो स्पेसिफिक ऑफेंसेस क्रिएट करता है, तो वैसे ही प्रिवेल करना था। सेकेंडली, वो ह्यूमन राइट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहा, क्योंकि उसने 18 साल जो कंसेंट थी, जो ये एक आर्टिफिशियल डिफरेंस था, उसको रिमूव कर दिया था। और इवन उसमें ये लिखा हुआ है, जब हम पेनिट्रेटिव एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें तो यहां तक मेंशन्ड है कि अगर वो सेक्सुअल असोल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कोई ऐसा पर्सन करता है जो उससे कनेक्टेड है थ्रू ब्लड, थ्रू मैरिज, तो हस्बैंड क्या है, थ्रू मैरिज कनेक्टेड है, तो उसका जो एक्ट है वो तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोक्सो, और आईपीसी में आप उसको एग्जेम्पशन दे रहे हो एक्सेप्शन में फॉल करवा के। तो दोनों में एक क्लैश हो रहा था, इसलिए इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस ऑफ इंडिया 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे दी, और ये एज कितनी कर दी गई थी, 18। इवन इट वाज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आईपीसी, हालांकि लेजिस्लेटर ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था, लेकिन लॉ ने 18 मानना शुरू कर दिया था। और जब 2023 में बीएनएस लेके आई, तो फिर इस अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी को हटा ही दिया और एज कितनी रख दी है, 18 ईयर्स। क्लियर है? ठीक है, एक और एस्पेक्ट इसका क्या रहता है कि अगर मान लो कोई प्रोसिक्यूट्रिक्स है जो कह रही है कि मैं रेप सर्वाइवर हूं, मेरे साथ रेप हुआ है, तो ठीक है, क्या सामने वाला पर्सन ये डिफेंस दे सकता है कि ये वुमेन के तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे कनेक्शंस थे, तो इसकी कंसेंट होना ना होना तो मैटर ही नहीं करता, या फिर उसका पास्ट का एक्सपीरियंस कि मैंने इसके साथ कुछ भी बॉडीली करने की सोची थी तो उस टाइम पे इसने रजिस्ट नहीं किया था, लेकिन जिस दिन मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहा था, इनमें से कोई भी एक एक्ट कर रहा था, इसने उस दिन कंसेंट देने से मना कर दिया, तो क्या जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस है वो मटेरियल है? तो बहुत सारे केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर कोई लेडी है जो इजी वर्चू की है, या फिर जिसको आप कहते हो कि वो अनचेस्ट है, इस चीज का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी पर्सन के साथ या कोई भी पर्सन उसके साथ विदाउट हर कंसेंट कुछ भी कर सके। अगर उसके बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन है, सेक्सुअल कनेक्शंस भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हीं लोगों को उसने कंसेंट दी है, आउट ऑफ वर्ल्ड कोई भी आके उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता।
पहली चीज। दूसरा, पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो मटेरियल नहीं है। हर एक बार के लिए मतलब जब भी ऐसा कोई एक्ट होता है, हर एक्ट के लिए आपको डिफरेंटली कंसेंट सीक करनी पड़ेगी। क्लियर है? पहले क्या होता था कि एक 2 फिंगर टेस्ट होता था, जिसमें उस लेडी की वेजाइना में जो रेप का जो ये कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है या जो रेप की विक्टिम है, 2 फिंगर्स इंसर्ट करके और ये बताते थे कि क्या ये वर्जिन थी या फिर ऑलरेडी इसके सेक्सुअल कनेक्शंस किसी के साथ थे। लेकिन क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। जब फर्क ही नहीं पड़ता तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली चीज तो ये टेस्ट जो है ये टोटली अनसाइंटिफिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। सेकंड, जो लेडी ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है उसको आप री ट्रॉमेटाइज्ड कर रहे हो। जो लॉ की ड्यूटी है, जो लॉ के द्वारा अपॉइंटेड जो पर्सन्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या फिर कोई भी है, उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी उसको रिहेबिलिटेट करना है, रीट्रोमेटाइज करना नहीं है। ठीक है? तो इस टेस्ट को लीलू अलियास राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट को कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्रूअल है, इनह्यूमन है। ये उस पर्सन को जो ऑलरेडी फेस कर रहा है ट्रॉमा, जो साइकोलॉजिकली फिजिकली परेशान है, आप उसको फिर से परेशान कर रहे हो। सेकेंडली, रिसेंटली 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शैलेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड दोबारा से यही सेम चीज बोली है और इवन डॉक्टर्स को ये कहा है कि अगर कोई भी डॉक्टर इस तरह का कोई एक्ट परफॉर्म करता है, 2 फिंगर टेस्ट, ये टोटली बैन हो जाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर इस टेस्ट को करता हुआ नॉलेज में आता है तो ये मेडिकल मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसके लिए आपको लायबल ठहराया जा सकता है डॉक्टर्स को। ठीक है? तो 2 फिंगर टेस्ट इंडिया में टोटली बैंड है। रिसेंट का जो केस है वो शैलेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2022 सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इसको वोलेटिव माना गया था कि राइट टू प्राइवेसी को वोलेट कर रहा है। क्लियर है? आर्टिकल 21 का वोलेशन था और ये अनस्किल्ड है, अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल था, इसलिए इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। ठीक है? तो ये आपकी सेक्शन 63 में रेप की डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी पनिशमेंट का सेक्शन 64 है, उसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी हैं जिसमें पनिशमेंट थोड़ी एनहांस हो जाती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।